खुशी इस बात की है कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में इस साल फाउंडर्स डे में जो फ्राइडे को सेलिब्रेट किया गया था मैक्स लाइफ की, उसमें सभी बिजनेस कैटेगरीज में एक बिजनेस स्टॉलवर्ड नाम से एक अवार्ड होता है जो कि हमारे बिजनेस को मिला। ये अवार्ड है वो आपके सामने। ये सब आप लोगों के लिए है क्योंकि आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया अपना। थैंक यू सो मच। एनआरआई बिजनेस पिछले 4 साल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। इस साल उस ग्रोथ में और ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है। सो जिस तरीके से इस बिजनेस में यू नो जिस जिस तरीके से इस बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर हम ये बिजनेस कर पाएं और हम इस बिजनेस में अच्छी तरीके से इस बिजनेस को यूज कर पाएं, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ शेयर करूंगा इस वेबिनार में। मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा कि क्यों ये बिजनेस बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हमारे को क्या सीखना चाहिए ताकि हम इस बिजनेस को और अच्छी तरीके से कर सकें। अगर हमने इस बिजनेस को पहले करा है, अगर नहीं किया है, तो हम इस बिजनेस को क्यों करें और इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। ये इस वेबिनार का मेन मकसद होगा। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शंस जो एनआरआईज के होते हैं उनके आंसर भी दूंगा ताकि आप उस ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएं और अपने सेल को क्लोज कर पाए। सो ये मेरा इस वेबिनार का मकसद है। थैंक यू वंस अगेन, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ी इंग्लिश भी रहेगी, ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी होगी, क्योंकि इंग्लिश जब हम एनआरआई से बात करेंगे तो हमें थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए। आई एम श्योर एवरीबॉडी नोस इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों साथ में रन करेगा। मैं अपना स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ प्रेजेंटेशन, और उस प्रेजेंटेशन से हम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को अपने लिए अपना अपने लिए और अपने कस्टमर्स के लिए उनको हम हेल्प कर पाए। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ टाइम से नॉन रेजिडेंट जो एनआरआई, जो भारतीय जो भारत के बाहर रहते हैं, वो इस लॉकडाउन के दौरान भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। नॉट ओनली, सिर्फ ये नहीं कि पिछले 6 महीने में पैसा इन्वेस्ट किया, पिछले 30 सालों से भारत में बाहर से, विदेशों से लोग जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय जिनको बोलते हैं, वो इंडिया में बहुत बहुत पैसा भेजते रहे हैं। पिछले 30 सालों से लगातार भारत नंबर 1 पोजीशन पे रहा है प्रवासी भारतीयों के पैसे इकट्ठा करने में। तो आप समझिए कि जो पैसे आ रहे हैं, इंडिया वाज नंबर 1 फॉर लास्ट 30 ईयर्स। मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा। हमारा नॉन रेजिडेंट बिजनेस सिर्फ ये सिर्फ 30 साल ही नहीं, जो 30 साल थे वो तो खैर अच्छे थे, बट ये लास्ट का जो 6 महीना था, इस लास्ट के 6 महीने में, जो पिछले 6 महीने में अप्रैल से लेकर अभी तक, इन 6-7 महीनों में नॉन रेजिडेंट जो प्रवासी भारतीय है उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। और नॉट ओनली सिर्फ इंडिविजुअल्स और लोग उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनीज ने भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। मैं आपसे शेयर करूंगा। ये हमारा नॉन रेजिडेंट बिजनेस है पिछले कुछ टाइम से। आप देखिए, आपके सामने चार्ट है, ये ब्लू कलर का जो चार्ट, ये है हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो 1920, जो मार्च 2020 में जो साल खत्म हुआ, ब्लू लाइन वो उस बिजनेस का चार्ट दिखाता है, और जो ग्रीन लाइन है वो इस फाइनेंशियल ईयर का, इस साल का लाइन ऑफ बिजनेस दिखाता है। आप देखेंगे नवंबर से, लास्ट ईयर नवंबर से लेकर हर महीने इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अमाउंट से हुई है। आप देखेंगे नवंबर 54%, दिसंबर 87% ग्रोथ, जनवरी 118%, 67 फरवरी 15%, मार्च वाज द लॉकडाउन टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, बट आप देखेंगे अप्रैल 106,
फिर अप्रैल मई से लेकर अभी तक 106, 137, 143, 20%, 78%, लास्ट 2 महीने पहले हमारा 108%, और अक्टूबर मंथ गया, इसमें हमने 94% की ग्रोथ करी है। आप देखेंगे सिर्फ एक महीना ही नहीं, पिछले एक साल से लगातार 12 महीने इस बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ, वो भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ इस बिजनेस ने देखी है। और ये कोई फ्लूक नहीं हो सकता, ये कोई आप समझिएगा कि कोई तुक्का नहीं हो सकता, इसके कुछ कारण हैं और वो कारण हमें समझने चाहिए, हमें उस कारण को समझ के अपने बिजनेस में यूज करना चाहिए। मैं आपको वो भी कारण बताऊंगा। आप ये देखेंगे कि इस करंट सिचुएशन जो कोविड इशू आया और जो लॉकडाउन हुआ, इस इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की, दुनिया की सारी इकोनॉमीज बहुत मुश्किलों में थी। नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, यूएस, यूके, जापान, यूरोजोन, सारी कंट्रीज के इकोनॉमीज में बहुत प्रॉब्लम आई थी, और वो सब समझते हैं हम लोग। लेकिन फ्यूचर आउटलुक, जो आगे का जो सोचना है, वो आईएमएफ, जो वर्ल्ड की एक मॉनेटरी फेडरेशन है, जो जो कंट्रीज को पैसा देती है ताकि कंट्रीज अपना इकोनॉमीज को अपना सही कर सके, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने ये आउटलुक बताया है कि अगले साल से और उसके आगे इंडिया फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाला है। और ये दिख भी रहा है अभी करंट सिचुएशन में। पिछले 10-15 दिनों से आपने जो न्यूज़ देखी होंगी, कुछ सुना होगा कि कैसे इंडियन इकोनॉमी वापस से आ रही है, कैसे सही हो रहा है। आप देखेंगे एयरप्लेन्स, आप मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना अच्छा वो उस लेवल पे प्रोडक्शन और सेल्स आ गई हैं जो कोविड के पहले हुआ करता था। तो इसका मतलब है साफ साफ कि अब इंडियन इकोनॉमी अगेन इज कमिंग बैक टू व्हाट नॉर्मलसी वाज। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। इस करंट सिचुएशन में जब लोगों को पता नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लोगों को डर है, था, अभी भी डर है, और था कि पता नहीं हमारी लाइफ को क्या होगा। इकोनॉमीज तो अलग बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कमाने का साधन है उसका तो पता नहीं, बट पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे इस कोविड के चक्कर में। उस वक्त भी उस वक्त भी दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने इंडिया में उतना पैसा इन्वेस्ट किया जितना उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। मैं आपको फिर से ये रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा और समझिएगा और ये यूज भी करिएगा जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें। कोई क्लाइंट अगर आपको ऐसा बोले कि इंडिया में अभी क्यों इन्वेस्ट करना है, अभी तो बहुत मुश्किलें हैं और इंडिया में कौन इन्वेस्ट करता है, सो आपको ये बताना बहुत जरूरी है। आपको पता है, पिछले 6 महीने जब लोगों को पता नहीं था कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इकोनॉमीज अच्छा कर नहीं रही थी, उस जमाने में, उस टाइम में दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी 10 कंपनियां हैं, उनमें से सभी कंपनी ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आप बताएं, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो समझ में आता है, लेकिन सभी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि क्यों इन्वेस्ट किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, में आपको एग्जांपल देता हूं, आपको ये याद होना चाहिए, आप लिख भी सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। एप्पल ने अपना प्रोडक्शन, फोन्स, मोबाइल फोन्स जो उनके बिकते हैं, और वॉचेस, एप्पल वॉचेस जो बिकती है, घड़ियां बिकती है, वो इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। आपको पता होना चाहिए, इंडिया में पहली बार एप्पल ने प्रोडक्शन यूनिट डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो और कहीं नहीं है। दूसरा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको, आपने नाम सुना होगा, सऊदी अरामको, सऊदी अरेबिया की कंपनी है, सबसे बड़ी एक कुछ टाइम पहले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। सऊदी अरामको ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 25% शेयर खरीदे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 25% शेयर खरीदे हैं, और उसकी खरीद जो है वो चल रही है अभी। अब आप समझिए कि कोई कंपनी
इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में 25% शेयर होल्डिंग खरीद रही है, तो मतलब है साफ साफ कि वो इंडिया में अपने पांव फैलाना चाहती है और जानती है कि यहाँ पर जो पैसा उनको रिटर्न मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन। अमेजॉन, क्या उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया? बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अमेजॉन ने। अमेजॉन का दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अमेरिका में नहीं है, इंडिया में है, हैदराबाद में। उन्होंने अभी दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस अपना, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में खोला है। 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट, 65 फुटबॉल फील्ड इक्विवेलेंट उनका एक ऑफिस है। उन्होंने $10 बिलियन अगले 3 इन्वेस्ट करने की बात कही है अपने वेब सर्विसेज में। चौथी सबसे बड़ी कंपनी गूगल है उसको, उन्होंने $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही है अगले 3 सालों में, और उसका एक ट्रांच उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। फेसबुक, करीब करीब $6 बिलियन उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। वॉलमार्ट, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी हमारी, उसको खरीदा है। अब सैमसंग, 18 स्मार्ट वॉचेस जो सैमसंग की है वो सब इंडिया में बनती है। इट्स कॉल्ड Hyundai मोबिज, उनका टेक्निकल सेंटर फ्यूचर व्हीकल्स के लिए। वीवर ग्लोबल जो रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने पैसा बहुत इन्वेस्ट किया है। जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनी हैं उन सब ने पैसा इन्वेस्ट किया है उस टाइम में जब कोरोना वायरस और कोविड का लॉकडाउन का इशू चल रहा था और पता नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे, इकोनॉमीज चलेंगी नहीं चलेंगी, फ्यूचर कैसा होगा। उस जमाने में डियर फ्रेंड्स, टॉप 10 कंपनीज ने पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में। लेट मी टेल यू, इंडिया को पिछले 6 महीने में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज तक कभी भी, पिछले 50 सालों में जब से भारत आजाद हुआ है तब से इतना पैसा कभी नहीं आया। तो ऐसा क्या क्या है कि कंपनीज ने पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमारे पास पैसा है और हम अगर रिटर्न चाहिए तो इंडिया से बेहतर जगह कोई नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पीई फर्म्स, पी पैसा इन्वेस्ट करती हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश करती, बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। सऊदी अरेबिया का पीआईएफ है, सिल्वर लेक है, आप नाम देखिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो पीई फंड्स होती हैं वो इंडिया में बहुत पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं। सो और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप देखेंगे और बहुत बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगी। अब इंडिविजुअल्स की बारी आती है, एक इंसान, ये तो कंपनी पैसा इन्वेस्ट है, इंसान है व्यक्ति, इसके बारे में सिर्फ यूएसए ने, सिर्फ यूएसए, मैं सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूं अभी, बाकी कंट्रीज की और बात करूंगा। $8 ट्रिलियन के नोट नए छापे हैं पिछले 6 महीने में। $8 ट्रिलियन, अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में तो मैं आपको समझाता हूँ। $8 ट्रिलियन इंडिया की जितनी जीडीपी है उसका 4 गुना होता है। इंडिया में जितना जीडीपी है उसका 4 गुना होता है। सिर्फ अमेरिका ने नोट छापे हैं पिछले 6 महीने में, और बाकी कंट्रीज, यूके, यूरोप के बाकी कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब कंट्रीज ने कुल मिला के करीब करीब $15 ट्रिलियन के नोट छापे हैं और लोगों को दिए हैं, वहां के जो नागरिक हैं उनको दिए हैं, रुपए दिए हैं। $15 ट्रिलियन मतलब इंडिया की जितनी इकोनॉमी है उसका करीब करीब 7 गुना। ठीक है, इतना पैसा लोगों के पास पहुंचा है। अब इतना पैसा लोगों के पास पहुंचा है, उस वक्त आप खुद सोचिए, अगर आपके पास जितना पैसा हो, अगर आपको उसका 7 गुना पैसा मिल जाए या 4 गुना पैसा मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस पैसे पे? आप क्या करेंगे उस पैसे का? और आपके पास जो मैं बताने वाला हूं वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास जो इतना पैसा आज है उसका 4 गुना पैसा आपके पास अभी आ जाए आपके बैंक अकाउंट में,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? आप लेकिन कुछ चीजें नहीं कर सकते। पहला, आप घूमने फिरने वेकेशन मनाने नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, आप कोविड का इशू है, आप बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, आप कपड़े नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, गाड़ी खरीदेंगे तो कहाँ जाएंगे? ठीक है। आप रियल एस्टेट नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं कि मकान कैसा है, लैंड कैसी है, कहाँ है कि भी नहीं है। तो अब ये कंडीशंस के अंदर आपके पास 4 गुना पैसा आया हुआ है, आप क्या करेंगे इस पैसे का? आप सब लोग म्यूट पे हैं, मैं बताता हूँ, आपको बहुत परेशानी होगी समझने में कि आप पैसे का करेंगे क्या। करेक्ट, क्योंकि जहां जहां आप बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 3-4 चीजें करेंगे। पहला, आप पैसा आप अपनी बैंक में ही रखेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएंगे, आप गोल्ड में पैसा लगाएंगे। करेक्ट, इन 3-4 चीजों में पैसा लगाएंगे। एग्जैक्टली यही कारण है, एग्जैक्टली यही कारण है कि सोने की प्राइस, सिल्वर की प्राइस मार्च में जितनी थी और आज जितनी है, उस वो क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे। इक्विटी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। क्यों पहुंचा हुआ है? क्योंकि लोगों के पास पैसे थे और उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करते गए। अब उनके पास बहुत और पैसे पड़े हुए, अब क्या करेंगे उस पैसे का? रियल एस्टेट अभी लोग नहीं खरीद रहे। कुछ लोग अपनी अपनी कंट्रीज में खरीद रहे हैं, जैसे कनाडा वगैरह कंट्रीज में खरीद रहे हैं, बट इंडिया में लोग नहीं खरीद रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो कि क्या होगा, या फिर बैंक डिपॉजिट में डाल रहे हैं। करेक्ट, प्रॉब्लम यह है कि सारा पैसा तो आप बैंक डिपॉजिट में डाल नहीं सकते, सारा पैसा आप इक्विटी में डाल नहीं सकते, और सारा पैसा आप गोल्ड सिल्वर में नहीं डाल सकते। तो आपने जितना इक्विटी में डाला, गोल्ड में डाला, वो आ गया, बाकी पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है। अब इशू क्या है? बाहर की कंट्रीज में बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, डियर फ्रेंड्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत सुनिएगा ध्यान से। बाहर की कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब है, ऑलमोस्ट जीरो के करीब है। आप खुद सोचिए, अगर आप बाहर होते, आपके पास जितना पैसा है उसका 4 गुना पैसा या एटलीस्ट 2 गुना पैसा आपके बैंक में आए, तो क्या करेंगे आप उस पैसे का? और आपको कुछ गारंटी वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे? और उस गारंटी वाले प्रोडक्ट्स में आपके पास इंटरेस्ट रेट जीरो है, तो आप कहां डालेंगे उस पैसे को? आप वहां तो नहीं डालेंगे, आप अपने जेब में रखेंगे या अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, देखेंगे बाद में क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है, एग्जैक्टली यही चीज बाहर जो लोग हैं उनके पास हो रहा है। आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट फॉरेन कंट्रीज में ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, 0.06, 0.35, 1% से कम है, लेस देन 1%। इंडिया में आज भी 6% है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सुनना है। अगर ये पैसा आपके पास अगले 3 साल भी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा तो आप क्या करेंगे पैसे में? अगर आपका बैंक यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 3 साल तक, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू करे, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, तो आप क्या करेंगे इस पैसे का? आपके दिमाग में कुछ बात आएगी कि देखते हैं और कहीं कोई तरीका है पैसे इन्वेस्ट करने का जिससे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले। मैं आपको बताता हूँ, बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक है, इंग्लैंड यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा है, और ऑस्ट्रेलिया में द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं। दुनिया की सब बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप नेशंस हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स ने क्या बोला? उनके सेंट्रल बैंक्स ने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट जो है आज, उसको चेंज करने की हम सोच भी नहीं रहे अगले 3 साल तक। जो इंटरेस्ट रेट आज हम दे रहे हैं उसको अगले 3 साल तक हम चेंज करने की सोच को भी नहीं सोचेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो ये हालात कंटिन्यू रहेंगे जैसे आज है, तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा। आप सोचिए, $15 ट्रिलियन छपे हैं, अलग से नोट छपे हैं और लोगों को दिए गए हैं। और क्या करेंगे उस $15 ट्रिलियन का? लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपने
कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए वो लाइफ टाइम हाई पे पहुंचे हुए हैं। और बहुत सारा पैसा अपने सेफ गार्ड भी करेंगे, बैंक डिपॉजिट में भी डालेंगे और ऐसे गारंटीड स्कीम्स में डालेंगे जो पैसे को सुरक्षित रख सके। लेकिन बाहर की कंट्रीज की जो गारंटीड प्रोडक्ट्स की गारंटी रिटर्न वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम है, जीरो के करीब है। तो जीरो के जब करीब है, तो उस जमाने में या उस टाइम में अगर कोई एजेंट कोई एजेंट वहां पर रहने वाले किसी व्यक्ति को ये बताए कि आपको 6% का हम ब्याज देते हैं, 5.5% का ब्याज देते हैं आपके इंटरेस्ट पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो डेफिनेटली कस्टमर सोचेंगे, डेफिनेटली कस्टमर ध्यान देंगे कि ये एक प्रोडक्ट आप बता रहे हैं जो सही है, मेरे लिए शायद सही हो सकता है। इसी कारण से डियर फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस मैंने आपको दिखाया, हमारा बिजनेस इस रेट से ग्रो कर रहा है। पिछले 1 साल से हमारा बिजनेस, पिछले 4 साल से हमारा बिजनेस 50% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में हमारा बिजनेस करीब 100% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो एक कहावत है हिंदी में, आप सब लोगों ने सुनी होगी कभी ना कभी, कि बहती गंगा में हाथ धोना, करेक्ट है? फ्लो विद द फ्लो ऑफ वाटर। आप जिस जगह से पानी बह रहा है उसके साथ चलें, और ये पानी बह रहा है, ये पैसा तो आ रहा है, अब आप पे डिपेंड करता है कि ये पैसा क्या आपके पास आएगा या किसी और के पास जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, क्या ये पैसा आप अपने साथ लेके आएंगे, अपने कस्टमर्स का पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, या किसी और के पास में छोड़ेंगे जो उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाए। सिंपल है, पैसा तो आ रहा है, कस्टमर के पास पैसा है, और कस्टमर के पास पैसा है, उसको पैसा इन्वेस्ट करना है। आपके पास करेंगे या किसी और के साथ करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, ये बात समझिएगा बात मेरी। और मैं आपको एग्जांपल और भी देता हूं। हमारा बिजनेस 100% ग्रो कर रहा है, जैसे मैंने बताया। सिर्फ क्या मैक्स लाइफ का बिजनेस ग्रो कर रहा है इस ऐसे रेट पे? नहीं, हर कंपनी जो एनआरआई से डील कर रही है, गारंटीड प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उनका बिजनेस इससे या इससे कहीं ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। एग्जांपल देता हूं, बैंक डिपॉजिट्स। एनआरआई का जो बैंक डिपॉजिट होता है इंडिया में, वो 300% से ग्रो किया है पिछले 6 महीने में। 300%, मतलब कि जितना लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट हुआ था उससे 4 टाइम्स, 4 गुना। अगर 100 करोड़ का प्रीमियम किया था, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट हुआ था लास्ट ईयर, तो इस साल 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इतना ज्यादा ग्रोथ किस कारण से आया, आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। लोग गारंटी प्रोडक्ट्स की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के देशों में गारंटी प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स नेग्लिजिबल है, जीरो है, जीरो के करीब है, 0.06%, और जीरो में कोई खास फर्क नहीं है। 0.35% और जीरो में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन इंडिया में फिर भी 6% मिलता है, आज भी 5.5-6% मिलता है, इसलिए लोग इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, और ये कंटिन्यूस चले जा रहा है, और चले जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, अगले 2-3 साल तक ये बंद नहीं होने वाला है। अगर आपने आज नहीं बात करी किसी से, तो हो सकता है कोई और बैंकर या कोई और व्यक्ति उनसे बात करके उनसे वो इन्वेस्टमेंट करवा ले। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, ये सिचुएशन आ रही है अभी। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने आपने देखा होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एनआरआई बीडीएम्स और एलपीसीज आपसे शेयर करते होंगे कि वहां पर 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 38 लाख प्रीमियम इन्वेस्ट हुआ है। ये सब है, हाई वैल्यू केसेस आए हैं। 1 लाख, 2 लाख भी बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा अपन को 5 लाख या 10 लाख लेके आना है, ऐसा नहीं है। कस्टमर सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करता है। 1 लाख रुपया में हमारा केस साइज जो है वो 2 लाख का है। हमारा जो एवरेज केस साइज, टिकट साइज है एनआरआई से, वो 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए केस साइज इज अ गुड अमाउंट, करेक्ट। 2 लाख रुपए इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट इन करेंट सिचुएशन। और ये हर साल, हर महीने, बाय द वे हर 2-3 महीने में ये केस साइज बढ़ गया था। हमारा अप्रैल में, जून में केस साइज करीब 1,80,000 था, ये बढ़ते बढ़ते 2 लाख हुआ। इस क्वार्टर में हमारा 2,20,000 रुपए, 2,25,000 रुपए हो चुका है।
हर साल, हर क्वार्टर में हमारा केस साइज बढ़ बढ़ रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, मिथ एंड फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो विंटेज एजेंट्स हैं, जो पुराने एजेंट्स हैं, जो बहुत बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, सिर्फ़ वही एनआरआई बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर तरीके के एजेंट नए, पुराने, कम बिज़नेस करने वाले, ज़्यादा बिज़नेस करने वाले, हर तरीके के एजेंट्स इस बिज़नेस को करते हैं। हमने देखा है, हमने पिछले 1 साल की मैं बात बताता हूँ, करीब 2000 एजेंट्स हमारे एक्टिव हैं। उसमें से सिर्फ़ 350 एजेंट्स हैं जो एस्टेब्लिश क्लास हैं, विंटेज 4 साल से पुराने हैं। बट ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस्टेब्लिश क्लास नहीं करते हैं, एस्टेब्लिश क्लास बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं। बट नए एजेंट भी करते हैं। तो अगर आप नए एजेंट हैं या पुराने हैं, अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब तरीके से अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है, आप आसानी से ये बिज़नेस कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एनआरआई जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से उनको हम अप्रोच करते हैं या बहुत मुश्किल से वो मिलते हैं और बहुत मुश्किल से कन्विंस होते हैं। उनके कई क्वेश्चंस होते हैं। यस, ट्रू है, उनके क्वेश्चंस कई होते हैं और उनके क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रेंड्स, बहुत डिफरेंट होते हैं। जो इंडिया के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एनआरआईज़ के वो क्वेश्चन नहीं होते हैं। इंडिया के कई कस्टमर्स वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बाकी कंपनीज के आपसे बेटर आपका प्रोडक्ट कैसा है ना? आपका प्रोडक्ट बाकी कंपनी से कैसे बेटर है? आपकी कंपनी कैसी है? आपके आपके ऑफिस किधर है? और आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, मैं कभी सीए से पूछ के बताऊँगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एनआरआईज़ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एनआरआई से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं कि रुपया डिवैल्यू हो रहा है। अभी तक तो आप जो इंडियन से कस्टमर से बात करते थे, आप सिर्फ रुपए में बात करते थे। रुपए में भेजते हैं, कस्टमर रुपए में पे करता है, आप भी वापस रुपए में पे करते हैं। लेकिन एनआरआईज़ में डॉलर या बाकी करेंसी भी आ जाती है। उनका ये भी क्वेश्चन रहता है कि पैसे तो मिल जाएँगे, समझ में आ गया, मैक्स लाइफ पैसे तो दे देगी, लेकिन मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूँ। मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को पाउंड चाहिए। आप पाउंड दोगे? ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, कई अलग से क्वेश्चन आते हैं जो हम बात करेंगे इस कॉल पे, आपको समझाएँगे। बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन समझना। अगर आप मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, एनआरआई क्लाइंट्स बहुत अप्रोचेबल हैं। सिर्फ़ एक चीज़ की कमी होती है, अगर आप सिंपल या शार्प कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल में हो जाते हैं और बहुत बार हमें अलग से टाइम पे काम करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि एनआरआई से मैं एक अमेरिका वाले कस्टमर से मैं दिन में ता 4 बजे बात करूँ, पॉसिबल नहीं है ना? आपको लेट इवनिंग काम करना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग काम करना पड़ेगा। अलग-अलग टाइम ज़ोन है अलग-अलग कंट्रीज़ के, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसे जगह जहाँ ज़्यादातर एनआरआईज़ रहते हैं, वहीं पर ही बिज़नेस आता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि कई लोग बोलते हैं केरला में तो आराम से एनआरआई बिज़नेस आता है। तमिलनाडु में बिज़नेस आता है अच्छी तरीके से क्योंकि बहुत एनआरआईज़ हैं। ऐसे कई जगह हैं जहाँ एनआरआईज़ लोग रहते हैं, वहाँ बहुत बिज़नेस आता है। ऐसा नहीं है। हमने देखा है पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ, ऐसी-ऐसी जगह जहाँ हमने कभी सोचा नहीं था कि एनआरआई कस्टमर होंगे वहाँ से या हमारे एजेंट्स वहाँ के होंगे, वहाँ से बिज़नेस आ रहा है। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपको, आपके सामने एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जमशेदपुर आपने सुना होगा, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है, जहाँ टाटा स्टील का प्लांट है। जमशेदपुर से हमारे को क्लाइंट मिले, जो जमशेदपुर के रहने वाले थे, अभी वो कहीं और रह रहे हैं। 10 लाख उन्होंने एक चेक दिया, फिर 4 लाख का एक चेक दिया। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से हमें एक क्लाइंट मिले। हमें आज की डेट में मेरे को याद है 4 साल, साढ़े 4 साल पहले जब मैं मैक्स लाइफ में आया था, तब मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एनआरआईज़ कौन से स्टेट से हैं? आप सब लोगों को अचंभा होगा सुन के, केरला से नहीं है, उत्तर प्रदेश से है। यूपी से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनआरआईज़ हैं। तब लोग मानते नहीं थे। मेरे को याद है, बहुत मुश्किल से मेरे को कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ा था और आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हमें बहुत ही अच्छा बिज़नेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ के कई लोग हैं जो भारत के बाहर रहते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही जगह से लोग ये बिजनेस करते हैं। छोटे छोटे शहर और बड़े बड़े शहर, हर तरीके के शहर से हमें ये बिजनेस आ रहा है। कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि छोटा ऑफिस है, कैसे बिजनेस कर सकता है। छोटा सा ऑफिस है, मैं बताता हूँ, जयपुर जियो 7 नया नया ऑफिस है, नया नया ऑफिस है। जयपुर 7 ऑफिस में एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नया ऑफिस है बिल्कुल न्यू, वहां से हमें बेहतरीन अमाउंट ऑफ बिजनेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां के एजेंट्स ऐसे रिक्रूट करे। ठीक है, उन्होंने एजेंट्स और एजेंट्स ने अपना काम भी किया है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बाहर की कंट्रीज में स्लोनेस हुआ है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो एनआरआई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, समझ में आता है, कुछ लोगों की नौकरियां गई हैं, कुछ लोगों की सैलरीज कम हुई है, समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी नौकरी चली गई है या सबको सबको मुश्किल है। आज भी आईटी कंपनीज में जो पैसा जो काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर अभी भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और जॉब सिक्योर्ड है और काम कर रहे हैं लोग। यस, कुछ लोग हैं जिनकी जॉब गई है, वो ब्लू कॉलर जॉब, जो ऐसी कंट्रीज जहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनकी जॉब्स गई हैं, डेफिनेटली गई हैं, बट कुछ ही लोगों की गई है। 10% 15% लोगों की जॉब्स गई हैं डेफिनेटली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग को प्रॉब्लम है। करेंटली अगर आप अपना फोकस उन 80-85% लोगों में लगाएंगे जिनकी अभी भी काम चल रहा है, आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन ये बिजनेस मिलेगा। और हमारा बिजनेस जो 100% से ग्रो हो रहा है, साफ साफ दिखा रहा है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जो स्लोइंग इकोनॉमीज है इट हैज इम्पैक्टेड, ये हमें बिजनेस को इम्पैक्ट किया है। बिल्कुल नहीं, 100% का ग्रोथ कभी नहीं आ सकता ऐसे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एनआरआई प्रपोजल्स और पॉलिसीज को लॉग इन करने में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसे लॉग इन करूं। यस, मुश्किल है। अगर आपने नहीं सीखा है तो मुश्किल है, अगर आपने सीख लिया है तो बहुत आसान है। कई ऐसे लोग हैं जो एनआरआई और इंडियन दोनों दोनों पॉलिसी लॉगिन करते हैं। आप अगर उनसे पूछेंगे तो आपको आपको मालूम पड़ेगा, एनआरआई पॉलिसी लॉगिन करने में बहुत आसानी है। बहुत आसानी है। आपको मालूम होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मालूम तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। करेक्ट। अगर आप एक एनआरआई से बोलेंगे कि अपना आधार नंबर दो, क्योंकि आपकी आदत है, जब हम इंडियन पॉलिसीज अप्लाई करते हैं तो हम आधार नंबर मांगते हैं कस्टमर का, और यही चीज आपने एनआरआई कस्टमर से मांग लिया कि आधार नंबर दे दीजिए, तो कस्टमर बोलेंगे आधार तो है ही नहीं। तो आप क्या सोचेंगे, हम पॉलिसी लॉगिन नहीं करें? एनआरआई के लिए आधार नहीं होता। आधार, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आधार एनआरआई के लिए नहीं होता। उनको आधार की जरूरत नहीं है, उनको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है अगर उनको 2.5 लाख की इनकम, इंडिया की इनकम नहीं है तो। कुछ लोग बोलते हैं अरे पैन कार्ड नहीं है तो हम कैसे लॉगिन करेंगे। पैन कार्ड इंडिया की इनकम के लिए जरूरत होती है, फॉरेन इनकम के लिए जरूरत नहीं होती। सो याद रखिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंज हैं एनआरआईज का जो हमें सीखने पड़ेंगे, हम आपको बताएंगे। लास्टली बिफोर आई मूव टू अनदर डेक, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आपको एक इस चैट बॉक्स में, मैं आपको एक चैट बॉक्स के अंदर एक लिख रहा हूं, आप मेरे से आप इसमें से कुछ कॉपी कर सकते हैं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जस्ट गिव मी ए मोमेंट, आप सिर्फ 1 मिनट का वक्त दीजिए। चैट बॉक्स आप देख पा रहे हैं? सो मैं इसमें टाइप कर रहा हूं। आप इसको कॉपी करिएगा। अभी हमने एक चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक भेजा है। ये लिंक क्या चीज का है देखिएगा। आप सब लोगों के पास एक चैट बॉक्स पे एक लिंक आया होगा। ये लिंक क्या है? ये लिंक है, अगर आप में से इस लिंक को क्लिक करेंगे, इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म इंटरनेट पे ओपन होगा, आपके मोबाइल पे या किसी भी लैपटॉप पे जिस पे भी आप हैं। इस लिंक को क्लिक करेंगे,
इस लिंक से हमें ये मालूम पड़ेगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या आपके पास कोई एनआरआई, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भारत के बाहर है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं? और आपको उनसे बिजनेस करने में हेल्प चाहिए, हाँ या ना, यस और नो। दूसरा, आपका एजेंट कोड क्या है? आप अपना एजेंट कोड लिखिए और सबमिट बटन दबा दीजिए। अगर आप पे डिपेंड करता है यस और नो, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको हमारे से कुछ हेल्प चाहिए, होम ऑफिस से हेल्प चाहिए, आपके एनआरआई बीडीएम से हेल्प चाहिए, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको हेल्प चाहिए? आप इस लिंक को क्लिक करके अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। हमें होम ऑफिस में मालूम पड़ेगा कि आपको मदद की ज़रूरत है, हम आपको मदद करेंगे। ठीक है? आप प्लीज़ सबमिट करिए। इसको करने में सिर्फ मेरे ख्याल से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप अपना आंसर दीजिए। आपके पास कोई एनआरआई प्रोस्पेक्ट है? हाँ या ना, आपको मदद की ज़रूरत है? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपका एजेंट कोड क्या है? सिंपल। ये 2 क्वेश्चन का आंसर करिए, आपको हम हेल्प करेंगे। ये आप लिंक कॉपी कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। Now I will move to another section. अब हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, जो आता है पॉइंट अब कि हम किस तरीके से एनआरआई कस्टमर्स को प्रोस्पेक्ट करें। तो मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा और ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना, और आप इस पॉइंट को जो मैं बताने वाला हूँ उसको लिखिएगा। पहला, प्रोस्पेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जानकार इंडिया के बाहर रहते हैं। आप अपना खुद का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। चाहे तो अभी बना दीजिए, दैट्स ओके। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आप अपने जानकार, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके पुराने ऑफिस में जो काम करते थे, ऐसे लोगों की लिस्ट बिल्कुल बनाएं। मैंने आपको आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक एजेंट हैं जिन्होंने अपने एक फ्रेंड, जो स्कूल फ्रेंड थे, उनसे करीब 17 सालों से बात नहीं करी। 17 सालों से बात नहीं करी। और हमने जब उनसे पूछा कि आप किसी को जानते हैं, फ्रेंड्स, कोलीग्स, आपके स्कूल फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला हाँ एक है, अभी वो ओमान में रहते हैं, बट मैं उनसे फेसबुक पे हूँ, लेकिन मैंने बात नहीं करी, बहुत साल हो गए। हमने पूछा कितने साल? बोले 18-20 साल हो गए होंगे। तो हमने बोला आप क्यों हेसिटेट कर रहे हैं? बोला हमने कभी बात ही नहीं करी, तो हम बहुत हेजिटेट कर रहे हैं कि हम कैसे बात करें। हमने बोला कोई बात नहीं, आप डिस्कशन शुरू करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो हमने फेसबुक के थ्रू एक मैसेजेस भिजवाए, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भिजवाए हेलो हाय करके। और लॉकडाउन के अंदर कुछ सिचुएशंस हमने देखा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करना शुरू करे, तो उन्होंने शुरुआत करी अपने डिस्कशंस करके। और करीब 1 सवा महीने तक डिस्कशंस करके हमने बताया, उन्होंने एक बात बोली कि हाँ मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस देता हूँ अपने क्लाइंट्स को। हेजिटेशन के कारण वो 1-1.5 महीना लगा उनको कि ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं अभी। तो लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता हूँ, उन्होंने बोला अरे बहुत बढ़िया, ये तो मैं सोच ही रहा था कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करूं। और ओमान में रहते हैं वो व्यक्ति। और उन्होंने बोला कि अरे वाह, आप बताइए क्या प्रोडक्ट्स है आपके पास में, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स इंडिया में आपके पास हैं। मेरे पास बैंक अकाउंट तो है इंडिया में, लेकिन अगर आप बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो एजेंट ने अपना एश्योर्ड वेल्थ प्लान बताया। उस वक्त एश्योर्ड वेल्थ प्लान था, आज वो स्मार्ट वेल्थ प्लान, बात एक ही है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। तो उन्होंने एश्योर्ड वेल्थ प्लान बताया और उन्होंने बोला ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 7.5 लाख रुपए उन्होंने प्रीमियम पे किया, इन्वेस्ट किया हमारे साथ में। आप सोचिए, अगर अपन हेजिटेट करेंगे तो जो लोग हैं वो थोड़ी ना वापस आएंगे हमारे पास, या हमारे पास थोड़ी ना आएंगे कि अच्छा आप लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, मेरे को बताइए।
हमको अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी और हमें अपने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो फ्रेंड्स आपने 15 साल पहले, 20 साल पहले बात करी हो, उसके बीच में नहीं बात करी हो, दैट्स ओके। अब अपना फेसबुक देखिए, अपना व्हाट्सएप देखिए, उस व्हाट्सएप के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप पार्ट हैं। अपने स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप, हमने इस लॉकडाउन में मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स का व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ है, उसमें मैं जब देखता हूँ तो कई फ्रेंड्स हैं मेरे जो इंडिया के बाहर रहते हैं। मेरे को नहीं पता था कि लोग इंडिया के बाहर रहते हैं। अपने अपार्टमेंट का, अपने आरडब्ल्यू जहाँ आप सोसाइटी में रहते हैं या किसी भी जगह रहते हैं, वहाँ के कोई ग्रुप होगा, आपके पुरानी कंपनी का कोई कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? आप उनका नंबर देखिए, जो +91 से शुरू नहीं होता वो एनआरआई है। सिंपल। दूसरा, अगर आपका कोई खुद जानकार नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो लिस्ट, ये वाली लिस्ट है, उसमें से कोई जानकार है, फ्रेंड, तो आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। बहुत सारे एनआरआईज का इंडिया में प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को कोई ना कोई संभालने वाला होता है। वो संभालने वाला ब्रोकर होता है या उनका रिलेटिव होता है। उनसे दोस्ती करिए। अगर वो आपके कोई जानकार हैं, आपके शहर में किसी प्रॉपर्टी डीलर को आप जानते हैं, प्लीज उनसे बात करिए। उनके पास कोई ना कोई होगा, एनआरआई प्रोस्पेक्ट होता ही होता है, डेफिनेटली होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई वेकेशन जैसे छुट्टी मनाने जो ट्रैवल वाले कंपनीज में काम करते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज, ऐसे कई लोग हैं इंडिया में जो भारत के बाहर लोगों को जॉब दिलवाते हैं। वो जॉब दिलवाते हैं, तो जॉब जिसको दिलवाया था पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, जो भी पिछले सालों में, वो सब अब एनआरआई है। उन अगर कोई ऐसा फ्रेंड आपका जानकार है जो आइल्स पढ़ाते हैं, आइल्स, टॉफेल पढ़ाते हैं या इमिग्रेशन सर्विसेज कराते हैं, वो लोग बहुत सारे एनआरआई को जानते हैं। रिश्तेदार निकालिए, फ्रेंड्स फ्रेंड्स निकालिए, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड भी हो सकते हैं। मैंने अपने स्कूल फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज पूछी थी कि क्या आप किसी ऐसे ब्रोकर को जानते हैं जो अपार्टमेंट या बड़ा घर रेंट पे दिलवाता है। तो मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स ने अपने अपने लिस्ट भेजते गए, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। अब मैं क्या करूंगा? मैं उस व्यक्ति को फोन कर सकता हूँ एंड आई कैन टॉक। रिटायर्ड बैंकर्स, क्या आपके फ्रेंड्स कोई रिटायर्ड बैंकर हैं या आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स रिटायर्ड बैंकर हैं? उनके पास बहुत सारे एनआरआई कस्टमर्स की लिस्ट होती है। रियल एस्टेट मैंने बता दिया। फॉरेक्स डीलर्स, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, रिया मनी ट्रांसफर की दुकानें आपने देखी होगी अपने आस पड़ोस में, अपने शहरों में, वो सब एनआरआई को जानते हैं। वेडिंग और प्लानिंग इवेंट प्लानर, जो शादियां अरेंज करवाते हैं, पंडित होते हैं या शादियों का जो हॉल होता है वो सब अरेंज करवाते हैं, उन लोगों के पास बहुत एनआरआई कस्टमर्स की लिस्ट होती है। मेडिकल टूरिज्म, कई लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स का काम करते हैं, डॉक्टर्स का काम, डॉक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में काम करते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल में फॉरेनर्स और इंडियन जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया आके अपना इलाज करवाते हैं क्योंकि इंडिया में सस्ता है। उनसे उनसे रेफरेंस लीजिए। कुरियर एजेंसीज है, इंटरनेशनल कुरियर एजेंसी, वो सब आपको हेल्प करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो आपके इंडियन कस्टमर्स जो हैं, ऐसे लोग जिन्होंने आपको पॉलिसी दी या आपसे पॉलिसी खरीदी या आपसे आपको ना बोल दिया, दोनों सिचुएशन में क्या आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं? डेफिनेटली। और उनसे रेफरेंस कैसे लें उनको भी बताएं कि एनआरआईज इंडिया में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इंडिया में जितना रिटर्न मिलता है वो और अपनी कंट्री में नहीं मिलता। तो क्या आप अपने किसी जानकार जो भारत के बाहर रहते हैं उसका इंट्रोडक्शन मेरे को दे सकते हैं? आप सिर्फ उनसे 1 मिनट या 30 सेकेंड्स मेरे बारे में बात बताइए कि दिनेश मंत्री मेरे एक जानकार हैं जो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर एजेंट हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि दिनेश मंत्री मेरे एक जानकार हैं जो अच्छा काम करते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं और बताते हैं प्रोडक्ट्स।
मैंने सोचा कि आप एक बार डिस्कशन कर लो। मैंने उनको बहुत देखा है कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप एक बार अगर उनसे समझ लीजिए कि क्या-क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आई थिंक आपके लिए भी वो बेहतर होगा। दैट्स 30 सेकंड्स मे बी 20 सेकंड्स एक इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद में आप उनसे डेफिनिटली कॉन्टैक्ट करिए। तो ये तरीके हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं अपने एनआरआईज़ क्लाइंट्स की। इसके बाद में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्शंस। अब मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्शंस पे आता हूँ। एनआरआईज़ के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्शंस होते हैं जैसे मैंने बताया, और बहुत सारे नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्शंस होते हैं जो इंडियंस नहीं पूछते। इंडिया के लोग ये ऑब्जेक्शंस नहीं पूछते, बट एनआरआईज़ ज़रूर पूछते हैं। पहला ऑब्जेक्शन है करेंसी फ्लक्चुएशन, कि इंडिया का रुपया कमज़ोर हो रहा है, और ख़ासकर ये ऑब्जेक्शन अमेरिका के लोगों से आता है, अमेरिका में रहने वाले लोगों से आता है। वही बोलते हैं कि डॉलर जो है अमेरिका का वो स्ट्रांग हो रहा है और इंडिया का रुपया जो है वो वीक हो रहा है। क्योंकि इंडिया का रुपया वीक हो रहा है तो मेरे को नुकसान है। अब आप बोलेंगे ये कैसे नुकसान हो सकता है? हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, लेकिन अगर नहीं आया है क्वेश्चन समझ में तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए आज आपने प्रीमियम दिया 7.5 लाख रुपए का, ठीक है? 7.5 लाख रुपीज का प्रीमियम, 75 रुपए का डॉलर है मान लीजिए, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस तो छोड़िए, चलिए इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट, 7.5 लाख रुपए का आपको डिपॉजिट करना है। अब आपको क्या करना है, 7.5 लाख रुपए के लिए $10,000 भेजने पड़ेंगे, करेक्ट? 75 रुपए का अगर रेट है तो साढ़े सात लाख रुपए के लिए $10,000 भेजने पड़ेंगे। अब 7.5 लाख रुपए में आप ब्याज देंगे, अच्छी बात है, सब कुछ हो गया। 10 साल तक वो बैंक में एफडी में पड़ा रहा, वो 7.5 लाख रुपए हो गया मान लीजिए 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल। लेकिन 10 साल बाद डॉलर का रेट जो है 75 तो नहीं था, आज 75 था। हो सकता है कि 10 साल बाद डॉलर की रेट 80 रुपए हो गई, करेक्ट? 80 रुपए हो गई, 85 रुपए हो गई। तो 10 लाख रुपए को 75 से डिवाइड नहीं करना है, 80 85 से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ डॉलर जो रिटर्न आपने दिए वो कम हो जाएंगे उनको, ठीक है? मान लीजिए 10 लाख डॉलर 75 रुपए की जगह 100 रुपए हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं हो, लेकिन 100 रुपए हो गया, तो भी उनको वापस कितने मिलेंगे? वही $10,000 ही मिलेंगे। उन्होंने इन्वेस्ट किए $10,000, मिले भी $10,000, तो कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया का रुपया कम हो रहा है, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। क्योंकि इंडिया की वैल्यू, रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है, जो रिटर्न आप मेरे को बता रहे हो 6%, 5%, जो भी रिटर्न बता रहे हो, वो रिटर्न मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को कम मिलेगा। और उससे ज्यादा रिटर्न तो मेरे को अमेरिका में मिलता है। इस ऑब्जेक्शन को आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये ऑब्जेक्शन अगर आपने समझ लिया, आंसर इसका समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से ये बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, थोड़ा लंबा आंसर होगा, बट इसको सुनिएगा और समझिएगा। ये आंसर हम आपको रिकॉर्डिंग भी दे दें, हम आपको एक ऑप्शन बताएंगे जिससे थ्रू आप, जिसके द्वारा आप वो ऑब्जेक्शन का जो वीडियो है वो आप देख भी सकते हैं, हमेशा जितनी बार भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब एक व्यक्ति इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करता है या किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो उसके करेंसी फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट करता है, उसके रिटर्न को करेंसी फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब हमें ये पता है कि इंडिया का रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है, बट कितने रेट से हो रहा है? कुछ लोग बोलते हैं रेट सा मतलब वो तो हर साल हर हर दिन चेंज होता है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा देखिए, 6 महीने पहले लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब 70 रुपए का डॉलर था, आज 75 रुपए हो गया। इसका मतलब करीब करीब 6% डाउन हो गया 6 महीने में ही। 6 महीने में ही 6% डाउन हो गया। आप 6% का साल में ब्याज देते हैं, 6% रुपया डिवैल्यू हो गया, तो क्या फायदा है? ये तो जीरो बटा नील बटा सन्नाटा जिसको बोलते हैं वो है। तो तो इज इट बेनिफिशियल? आंसर इज नो। तो क्या मेरा उसका आंसर ये है, ये जो 70 रुपए से 75 रुपए या 76 रुपए हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था, और उसके कई इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे। तो ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ है ना। ये पहली ये क्या हर साल होता है? नहीं। कोरोना वायरस या लॉकडाउन क्या हर साल होता है? नहीं, ये तो 100 साल में एक बार हुआ है ना?
हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा, तो उसका इम्पैक्ट है। क्या ये हर साल होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। आपको ये भी देखना चाहिए कि 3 महीने पहले डॉलर 76 रुपीज पहुंच गया था और आज 73 रुपीज है। तो उतार चढ़ाव बहुत चलेगा। आपको ये देखना है एज ए कस्टमर, आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं तो मेरे को ये रिटर्न मिलेगा, माइनस करेंसी फ्लक्चुएशन, माइनस टैक्स। तो मेरे को इंडिया में इतना रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूं, क्योंकि मेरे को रुपया और इसका नहीं चाहिए, मेरे को डॉलर का डॉलर में चाहिए, तो मैं यूएस में इन्वेस्ट करूं और फिर मेरे को कितना रिटर्न मिले, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तब जाके मेरे को समझ में आएगा कि हाँ, कौन सा बेहतर ऑप्शन है। सो मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर मैं अमेरिका में रहता हूं, यूएस में रहता हूं, तो अगर मैं गारंटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो यूएस के अंदर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं और वहां कितना रिटर्न मिल रहा है, वो मेरे को कंपेयर करना चाहिए इंडिया के रिटर्न से, माइनस करेंसी डिवैल्यूएशन, माइनस टैक्स। अगर दोनों में फर्क है बहुत बड़ा, तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर दोनों में फर्क नहीं है, तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर है। अब कितना करेंसी डिवैल्यू हुआ है, कितना इंडिया का रुपया डिवैल्यू हुआ है, वो एक क्वेश्चन है। आप वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? फ्यूचर में कितना होगा कोई नहीं बता सकता। हमको इसको देखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। डिवैल्यूएशन करेंसी का जो इम्पैक्ट है, वो अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो वो गलत इवैल्यूएशन होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। छोटे टाइम में, 1 साल 2 साल 5 साल के टाइम में अगर आप देखेंगे, तो करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 2006 में इंडिया का रुपया एप्रिशिएट हुआ था, 2011 में इंडिया का रुपया एप्रिशिएट हुआ था, उल्टा हुआ था। अगर आप ये कैलकुलेशन 2006 में करते तो आपको लगता अरे इंडिया का तो रुपया एप्रिशिएट हुआ है तो अच्छी बात है और रिटर्न मिलेगा, बट एक्चुअली नहीं है, डिवैल्यू हुआ है। सो आपको देखना चाहिए लॉन्ग टर्म, थोड़ा लंबा समय, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, आपको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो आप देखिए 20 साल का रिटर्न, 20 साल का डेटा। 20 साल पहले, सन 2000 में, आज का 2020 है, 20 साल पहले सन 2000 में रुपया था 44 रुपीज, 44 43 ऐसे रेट में था। आज है 73 76 का रेंज। ठीक है, और 20 साल में ऐसा हुआ, तो पर ईयर कितना रिटर्न हुआ है आपको मैं दिखाता हूं। आपके पास इंटरनेट होगा, इंटरनेट में आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं इंटरनेट, मेरा वेबसाइट देख रहे हैं, इसमें मैं टाइप कर सकता हूं CAGR कैलकुलेटर ऑनलाइन। CAGR कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, ये एक रेट होती है जो आपको मालूम पड़ता है कितने रेट से डेप्रिसिएशन हुआ है या एप्रिसिएशन हुआ है। CAGR कैलकुलेटर ऑनलाइन, आप ये टाइप करिए CAGR ऑनलाइन, CAGR कैलकुलेटर ऑनलाइन, और आपको आएंगे बहुत सारे ऑप्शन। सो आप कुछ भी चूज कर लीजिए, CAGRcalculator.net आएगा, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या थी, एंडिंग की वैल्यू क्या थी, और कितने साल में। सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी? 44। एंडिंग की वैल्यू क्या है? 76 मान लीजिए, 76, अभी तो 73 है, 76 मान लीजिए। कितने साल लगे? 20 साल। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 2.8% ये डेप्रिसिएशन रेट है इंडिया की रुपए का 20 सालों में। 2.8 स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू, और कितने साल। ये डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो 2.8% का डेप्रिसिएशन है इंडिया का रुपया अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब ये है, अगर आपने एक मुश्त पैसा जमा कराया और एक मुश्त पैसा निकाला, तो ये 2.8% हर साल का रिटर्न कम हो जाएगा। क्या लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं? जी नहीं, आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसे हर साल इन्वेस्ट करते हैं। समझिए, बैंक डिपॉजिट ऐसे करते हैं,
लोग क्यों बोलते हैं कि मेरा मेरा नुकसान हो गया? क्योंकि उन्होंने एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट करे बैंक डिपॉजिट में और एक साथ पैसे निकाले बैंक डिपॉजिट से, तो उनकी करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ और उनको उसका नुकसान हो गया। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसे हर साल इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पैसा इस साल, कुछ पैसा अगले साल, फिर अगले साल, ऐसे 6 साल से 8 साल से 10 साल, डिपेंड करता है आप कितने साल इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप हर साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2.8% की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, कम होगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 7.5 लाख रुपए के प्रीमियम के लिए आपको आज भेजने $10,000, क्योंकि $75 की रेट है। ठीक है, 7.5 लाख डिवाइड बाई 75, $10,000। अगले साल ये $75 की जगह 76 हो जाएगा ना भाई, मैं रुपया डाउन जा रहा है, 76 हो जाएगा। तो साढ़े प्रीमियम तो 7.5 लाख ही है, तो 7.5 लाख के लिए क्या अगले साल आपको $10,000 भेजने पड़ेंगे? जी नहीं, कम भेजेंगे। मान लीजिए 3 साल बाद डॉलर $80 का हो जाता है, तो 7.5 लाख रुपए के लिए क्या आपको $10,000 भेजने पड़ेंगे? जी नहीं, कम भेजने पड़ेंगे। करेक्ट, $9,500 भेजने पड़ेंगे। तो आपका डेप्रिसिएशन जो रेट है वो 2.8 नहीं है, वो 2.3 है। अगर आप 6 साल या उसके लंबा पीरियड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट कम होता है। तो 2.3% का रेट है। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसका आंसर देखिएगा। आप अगर इस पैसे को गारंटी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो अमेरिका में आपको कितना रिटर्न मिलता है हमने देखा था, ऑलमोस्ट जीरो। मैंने निकाला 0.10% का इंटरेस्ट, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ भी पैसा वहां पर टैक्स फ्री नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट अमेरिका में टैक्स फ्री नहीं होता, वहां आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके हाथ में क्या आएगा? ऑलमोस्ट जीरो। आपके हाथ में आएगा ऑलमोस्ट जीरो। यही पैसा अगर आप इंडिया में लगाएंगे तो हम आपको कितना देते हैं? 5.5-6% का। मैंने 6% एग्जाम्पल लिया, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप डेप्रिशिएट करोगे रुपए को, 2.3% डेप्रिसिएशन। यूएस में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, 6 माइनस 2.3 कितना होगा? 3.7। 3.7% का 10%, 0.3। तो आपके हाथ में 6 में से 2.3 डेप्रिसिएशन गया, 0.3 टैक्स गया, हाथ में आया 3.4। कहाँ जीरो और कहाँ 3.4? अब आप बोलेंगे 3.4 से कोई मतलब नहीं, उनके लिए 3.4 बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रिटर्न है। आप इंडिया के हिसाब से कंपेयर मत करिए। 6% इंडिया का, आप सोचेंगे कि अगर कोई बैंक 3.5% दे रही है तो क्यों इन्वेस्ट करें? उनके लिए 3.5% बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा रिटर्न है। 3.4%, द डिफरेंस इज बिग, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये साफ साफ बताता है कि अगर एक व्यक्ति जो अमेरिका में रहते हैं, एग्जाम्पल मैंने अमेरिका का लिया, बाकी बाकी कंट्रीज का भी बताऊंगा, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपनी कंट्री से बेहतर इंडिया में रिटर्न मिलता है। इसीलिए उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर दे, बट डेफिनेटली जो पैसा उनको गारंटी वाली प्रोडक्ट्स में लगाना है, कुछ पैसा डेफिनेटली उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उनका रिटर्न इंडिया में कहीं बेहतर है। ऐसे ही इक्विटी भी है, ऐसी डेट भी है। और ये सिर्फ अमेरिका का, यूएस डॉलर का एग्जांपल था, हमारे पास सारी कंट्रीज के अलग अलग करेंसीज के एग्जांपल हैं। ब्रिटिश पाउंड, जो यूके का पाउंड है, सिंगापुर का डॉलर है, यूरो है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सबके एग्जांपल्स हमारे पास हैं। आपको जो भी एग्जांपल चाहिए हमारे पास वो एग्जांपल अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने एनआरआई बीडीएम्स का फ़ोन नंबर मालूम होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आपको जिस भी कंट्री का चाहिए, साउथ अफ्रीका, जापान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का चाहिए, हम आपको उसकी टैक्स लॉ, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी कंट्री का आपको चाहिए हम आपको भेज सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने आपको आज सिखाया, लेकिन मैं आपको किस तरीके से मैं ये बाद में इसको रिहर्स कर सकूं या मैं इसका प्रैक्टिस कर सकूं। तो एक हमने आपके आपके बेनिफिट के लिए एक अम, आपको हमने आपके बेनिफिट के लिए, आपकी लर्निंग के बेनिफिट के लिए एक वेबसाइट तैयार करी है, उसको बोलते हैं एम बडी। आपने नाम सुना होगा कभी या कभी उसमें गए होंगे, एम बडी। एम बडी, एम बडी मैं आपसे शेयर करूंगा एग्जाम्पल। एम बडी आपको अपने गूगल पे या एम बडी मैक्स लाइफ लिखना पड़ेगा। एम बडी, एम बडी
agency.chaptervitamins.com। मैं चैट में भी डाल सकता हूँ। अच्छा है नहीं, कोई बात नहीं, मैं डालता हूँ। एम बडी एजेंसी डॉट चैप्टर वाइटामिन्स .com। आप इसमें जा सकते हैं, mbuddy.chaptervitamins.com। अगर आप यहाँ जाएंगे, आपके लिए हर एजेंट के लिए एक अलग से हमने चैप्टर विटामिन का एक वेबसाइट लॉग किया है। आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। आप वन टाइम पासवर्ड के लिए क्लिक करिए, आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप उसमें डालिए, आपको ये खुल जाएगा। मेरा क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये खुल चुका है डैशबोर्ड। आप ओटीपी से भी लॉग इन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं, एक सर्च इंजन दिख रहा है आपको, सर्च पे क्लिक करिए और टाइप करिए एनआरआई, सर्च मारिए। आपको एनआरआई के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे मॉड्यूल्स के वीडियोस यहाँ दिखेंगे, सारे वीडियोस यहाँ दिखेंगे। जैसे कि हमने अभी बात करी करेंसी फ्लक्चुएशन की, उसका भी एक वीडियो है, करीब 7 से 8 मिनट का वीडियो है। आप इसको क्लिक करें, अपने हिसाब से अपने टाइम पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। जब भी आप चाहें देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस वीडियोस को देखिए और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी लर्निंग बढ़ाइए, ताकि आप इसको अपने कस्टमर्स के साथ में यूज़ कर सकें। करेंसी रिपेटिशन जो भी एनआरआई कस्टमर के लिए उसको चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, समझना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर उनको बताना है कि उनकी कंपनी, उनकी कंट्री में क्या टैक्स लॉ है, हमारे पास वो भी वीडियो है। कैसे सोशल मीडिया यूज़ करें, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, वीडियो है। आप उसको आराम से अपने टाइम से देखिए और यूज़ करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, M बड़ी agency.chaptervitamins.com, mbuddy.agency.chaptervitamins.com, इसमें जाइए और आप अपना ओटीपी से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको यूज़ करिए। बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट हमने क्रिएट करी है, बहुत पैसे लगाए हैं ताकि आप लोगों की लर्निंग और आप लोगों का बेनिफिट, आप लोगों का बिजनेस बढ़े। सो मैं ये पहला ऑब्जेक्शन बताना चाहता था। दूसरा जो ऑब्जेक्शन लोग बोलते हैं, बहुत आसान ऑब्जेक्शन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी मैं तो अब इंडिया का हूँ ही नहीं। मैंने अभी इंग्लिश का एक वेबिनार किया सुबह, और एक एजेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने काम के सिलसिले में वो ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहाँ पर वो बस गई, और वहाँ पर एक कनाडा का आदमी उनसे शादी कर ली। आज वो चाइना में रहती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आज वो चाइना में रहती है और उनके बच्चे चाइना में पैदा हुए हैं। अब आप बताइए क्या हम उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि वो खुद इंडिया की रहने वाली थी, या उनके पेरेंट्स इंडिया के थे या हैं, या उनके दादा दादी या नाना नानी, दादा दादी या नाना नानी वो भी किसी वक्त इंडिया में रहते थे, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब भी रहते थे अगर, तो वो ओसीआई कहलाते हैं और उनको हम इंश्योरेंस देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि मैं अब इंडिया में हुई नहीं, मैं कभी इंडिया में आऊँगा भी नहीं, मैं कभी इंडिया का सिटीजनशिप ले मेरा है भी नहीं, तो मैं क्या यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आंसर इज यस, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ भी करती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं मेरी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, मैं तो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन हूँ, क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट अलाउ करती है इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना? आंसर इज यस, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, क्या सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट अलाउ करती हैं बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना, प्रोवाइडेड आपने पैसा बैंक से भेजा हो, या प्रोवाइड आपने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी हो। दैट्स द ओनली थिंग विच दे लुक्स एट। यू कैन इन्वेस्ट, इंडिया के लोग बाहर की कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई किसी कंट्री में कोई भी चीज़ की मनाही नहीं है, सिवाय दो देशों के, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इन दोनों देशों के अलावा आप किसी भी व्यक्ति के
से पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन दोनों को छोड़ के आप किसी भी कंट्री से पैसा ले सकते हैं और भेज सकते हैं। सो ये एक आंसर है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन जो कस्टमर्स का आता है वो ये है कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन पैसे लेके जाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत मुश्किल है। कई लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे लोग हैं इंडिया में या इंडिया के जो भारत के बाहर रहते हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया से पैसे लेके जाना बहुत ही सरदर्द है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मुश्किल है। इंडिया के लोग कुछ समझते नहीं है, इंडिया के जो कानून है वो अच्छे नहीं है। मैं पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन लेके नहीं जाता। तो उसका आंसर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसा इन्वेस्ट करना तो आसान है, लेकिन लेके जाना मुश्किल है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमको समझना और कस्टमर्स को समझाना कि हर कंट्री के अपने कानून होते हैं। हर कंट्री के अपने कानून होते हैं, और वो, अगर आपको वो कानून नहीं पता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये वैसे तो महंगा नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये मोबाइल मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा और मैंने बोला दुनिया का सबसे बढ़िया मोबाइल है, ठीक है। लेकिन मैं इसको चलाना नहीं जानता। मैंने सीखा नहीं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। और अगर मैं इसको चला रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये तो चलता ही नहीं है, तो क्या होगा? डेफिनेटली मुश्किल होगी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी जिसने बनाया था मोबाइल वो खराब है, क्योंकि उस कंपनी ने तो मोबाइल बनाया, हमारे को सीखना है कि ये किस तरीके से चलता है। सेम वे हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया से पैसे कैसे वापस लेके जाते हैं। अगर ये मालूम हो तो बहुत आसानी से आप इंडिया से पैसे लेके जा सकते हैं। इंडिया के लॉज बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, आपको सिर्फ समझना है। इंडिया का कानून ये बोलता है कि अगर आपने इंडिया से कोई पैसा कमाया है, इंडिया से कोई पैसा कमाया है और अगर उस पे टैक्स की देनदारी बनती है, तो पहले टैक्स पे करें, बाद में आप पैसे लेके जाएं। ये इंडिया का टैक्स लॉ बोलता है, ये इंडिया का रिपैट्रिएशन लॉ बोलता है कि अगर आपके पास में इंडिया से कोई पैसा कमाया हुआ है, इंडिया से आपने कोई पैसा कमाया है और आप उस पैसे को भारत के बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पे जो अगर इनकम टैक्स अगर कोई ड्यू है, कोई इनकम टैक्स अगर आपको पेमेंट करना है, तो पहले आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर आप बाद में पैसा लेके जा सकते हैं। सिंपल सा कानून है। तो इसका मतलब है अगर आपने रेंटल इनकम कमाया है, किराए की कमाई है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करा है, इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये सब तरीके की इनकम टैक्सेबल इनकम होती है इंडिया में। आपको पता होगा, रेंटल कमाई टैक्सेबल इनकम होती है, कमाई है ना, इट्स नॉट टैक्स फ्री इनकम। प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने शेयर बेचे तो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है। पहले उस पर टैक्स पे करें, फिर बाद में आप लेके जाएं। तो टैक्स पे करने के लिए आप पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, और साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको लेना चाहिए। उसका नंबर है फॉर्म नंबर 15 CA, फॉर्म नंबर 15 CB, 15 CA, 15 CB। ये एक फॉर्म होते हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भर सकते हैं। वो ये प्रमाण करते हैं कि आपने ये पैसा कमाया था इंडिया से और आपने इस पे जो भी टैक्स ड्यू था वो आपने पेमेंट कर दिया है। जैसे ही वो ये प्रमाण करते हैं, और ये फॉर्म्स ऑनलाइन मिलते हैं डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिलते हैं। कहीं का भी सीए, आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं, आप कहीं के भी बैठे बैठे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलते हैं। आपको सिर्फ पता करना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विसेज चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑनलाइन ये फॉर्म्स मंगा सकते हैं और फिर अपने बैंकर को दे दीजिए। आपका बैंकर आपसे पूछेगा, अच्छा जी आपका फॉरेन का बैंक अकाउंट बताइए, हम आपके पैसे भेज देंगे। दैट सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने ये फॉर्म नहीं लिया तो आप अपने पैसे बाहर नहीं भेज सकते। ये आपके पैसे हैं जो आपके इंडिया में कमाए हुए हैं।
लाइफ इंश्योरेंस का पैसा अगर है और वो आपका अकाउंट जिससे आपने पैसे दिए वो है एनआरई अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपने एनआरई अकाउंट से दिया है, तो आपका पैसा एनआरई में आएगा। एनआरई में जो पैसा होता है वो आप फ्रीली रिपैट्रिएबल है। इसका मतलब ना चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पैसा टैक्स फ्री है। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री होता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोसीड्स टैक्स फ्री होता है, इसलिए आपको ना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है और न ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सीधा एनआरई अकाउंट का पैसा फ्रीली, कोई लिमिट के बिना आप आसानी से भारत के बाहर लेके जा सकते हैं। और तीसरा, अगर आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया है तो मैक्स लाइफ आपको डायरेक्टली फॉरेन करेंसी में पे करती है, कोई टैक्स का कोई कोई झमेला, कोई कोई झंझट आपको पालने की जरूरत ही नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छा आंसर है, आपको ऑब्जेक्शन का आंसर है जो हम आपको दे रहे हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। बिफोर वी एंड दिस कॉल, मैं आपसे एक गुजारिश वापस करना चाहता हूँ। तीन चीज़ें। पहला, आप ये ऑब्जेक्शंस हैं जो जो एनआरआई कस्टमर्स देते हैं, आपको इस ऑब्जेक्शंस के आंसर मालूम होने चाहिए और प्रैक्टिस करिए। मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने खुद एडीएम से या एनआरआई बीडीएम से आप हेल्प ले लीजिए। अपने घर में प्रैक्टिस करिए। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये आंसर आ जाएँगे। आप ये वीडियोज़ देखिए बार-बार। आपके हिसाब से आप वीडियोज़ देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। आपको इसके आंसर मिलेंगे और फिर अगर आप एनआरआई कॉल करते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 3 चीज़ें, समराइज़ करना चाहता हूँ, 3-4 चीज़ें आपको आपको बताना चाहता हूँ। पहला, अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। आपके जानकार, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप ये चिंता मत करिए कि मैं रिलेटिव से क्यों बात करूँ? रिलेटिव से बात करने की मैं कैसे बताऊँ कि मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ? आप इस झिझक को छोड़ दीजिए। ये हेजिटेशन झिझक है, आप इसको छोड़ दीजिए। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप एनआरआई से बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस नहीं है और अगर आपने उनको नहीं बताया तो वो कोई और बैंकर उसको लेके जा रहा है। ये समझिए बात को। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ कई। लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल 38 लाख रुपीज़ का प्रीमियम आया था हमको। क्यों? क्योंकि एजेंट कस्टमर का जानकार था, वो झिझक रहे थे। और 40 लाख रुपए, मैं बता रहा हूँ 40 लाख 38 लाख रुपए का प्रीमियम वो बैंकर को दे रहे थे। ठीक है? एजेंट ने बोला और उन्होंने नया नया ही एजेंसी ली थी, न्यू एजेंट बने थे। उन्होंने कस्टमर को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस में हूँ और मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने बोला, "अरे! मैंने अभी-अभी सोचा था कि मैं 38 लाख रुपीज़ प्रीमियम दूँगा बैंक को, अब मैं उसको रोक रहा हूँ।" एंड ही गेव टू अस 38 लाख रुपीज़ ऑफ प्रीमियम। और ये कब की बात है? 1 महीने पहले की बात है। आप समझिए, अगर एजेंट ने नहीं बोला होता तो 38 लाख रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट हो जाते। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और कस्टमर इज अ रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ऑफ द एजेंट। डोंट हेजिटेट डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज इस झिझक को हटा दीजिए। अगर आपके जानकार हैं, रिलेटिव है, मैं कैसे बात करूं, क्यों बात करूं, उस झिझक को छोड़िए। उस कस्टमर को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसे उनके पास आए हुए हैं। आपको याद होगा 4 गुना, या क्या करेंगे उस पैसे का? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू क्यों नहीं? तो पहला पॉइंट ये, लिस्ट बनाइए और उनको कांटेक्ट करिए। दूसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ऑब्जेक्शंस को समझिए, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग समझिए, सीखिए। जो हमने वीडियोस आपको बताए उसको यूज करिए और सीखिए। 3-4 बार देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अपने कस्टमर्स को फ़ोन लगाइए, वीडियो कॉल करिए और अपने एनआरआई बीडीएम्स की हेल्प लीजिए, एलपीसीज की हेल्प लीजिए, अपने सेल्स डेस्क मैनेजर की हेल्प लीजिए। किसी भी व्यक्ति की आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प लीजिए। बिना हेल्प के अगर आप ये करना चाहेंगे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनिटली यू कैन डू। लेकिन हेल्प अगर ले लेंगे तो असिस्टेंस आपको रहेगी। आप किसी भी जगह अगर आप उलझ जाते हैं तो ये आपको हेल्प भी कर सकते हैं। ये एक मेरा थर्ड पॉइंट है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट है, इस बिज़नेस को देखिए, इस बिज़नेस की तरफ अगर आप एक्टिव हैं, इस बिज़नेस में, आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, आपने किया है, इसको और फैलाइए, अपने कस्टमर से रेफरेंसेस लीजिए, इंडियन कस्टमर से रेफरेंसेस लीजिए। अगर आपने ये बिज़नेस नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस बिज़नेस को देखिए।
जैसे मैंने एक कहावत बताई थी हिंदी में, बहती गंगा में हाथ धोइए, बहता पानी पानी जो है उसके साथ में चलिए, उसकी धार में चलिए। पैसा तो आ रहा है इंडिया में, भरपूर आ रहा है। क्या आपके पास आ रहा है, क्या मैक्स लाइफ के पास आ रहा है, वो हमें देखना है ना? ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, प्लीज़ बेझिझक अपना हैंड ऊपर करिए, रिएक्शन करिए या चैट बॉक्स में डालिए। जैसा भी आप चाहते हैं वो यूज़ करिए और आपको मैं अनम्यूट करूँगा और आप इस क्वेश्चन का मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। हरमीत जी ने अपना क्वेश्चन अपना हाथ उठाया है, तो हरमीत जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। Dinesh ji, just guide us. The chat box is actually locked. Which are लॉक्ड। the जो sorry जो सबसे ज्यादा बिकने वाले NRI में plans हैं? The top 2, top 3 जो hot selling बोलते हैं ना, the everything portfolio is there. लेकिन जो top 2 या 3 products हैं जो गरम-गरम बिक रहे हैं, hot selling, और उसके sales pitch क्या है? Since आपने interaction किया हुआ है, आपके BDMs ने interaction किया हुआ है, तो व्हाट इज वो एक सिंगल सेल्स पिच जो वर्क कर रही है उस प्रोडक्ट के लिए, और वो कौन से 2-3 प्रोडक्ट है? प्लीज थोड़ा गाइड करिए। श्योर। कुलजीत जी, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया है इतने सालों से, और आपने इस साल भी बहुत ही बेहतरीन अमाउंट ऑफ बिजनेस किया है, और आपसे एक क्वेश्चन आया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर आंसर करूंगा। 62% ऑफ आवर बिजनेस, 62% हमारा बिजनेस का एश्योर्ड वेल्थ प्लान और स्मार्ट वेल्थ प्लान, जो इस तरीके के गारंटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आ रहा है। पिछले 6 महीने का हमने डेटा निकाला, 7 महीने का डेटा निकाला, और हमने देखा कि 62% ऑफ आवर बिजनेस हमारे को AWP और SWP में आ रहा है। बैंक का भी मैंने डेटा देखा। बैंक, हमारा बैंक जो हमारा जिसके साथ टाइप है, और बैंक डिपॉजिट्स जो NRIs के हैं, उसका भी मैंने डेटा देखा, और ये मैंने देखा कि बैंक डिपॉजिट्स 4 गुना बढ़े हैं। बैंक डिपॉजिट्स और SWP AWP प्रोडक्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि लोग गारंटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और करंट सिचुएशन के अंदर वो गारंटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, गोल्ड प्राइसेस लाइफ टाइम हाई है, शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाई है। अब रिस्क बहुत ज्यादा है और लोगों को डर भी लगता है, और कुछ पैसा डेफिनेटली एज अ पोर्टफोलियो हमें या किसी भी व्यक्ति को गारंटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जब गारंटी प्रोडक्ट्स की बात आती है कुलजीत जी और हम हमारे सभी साथी, तो हमने आपको बताया कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है फॉरेन मार्केट में। आप देखिए, आपके सामने है, जीरो के करीब है। करीब करीब 1% कुछ कंट्रीज में है। सिंगापुर में 1% है, और न्यूजीलैंड में करीब 1% है। बाकी सब कंट्रीज में, UAE में 1% है, और बाकी सब कंट्रीज में बहुत ही कम है। तो उस सिचुएशन में इंडिया में 6-5.5% मिलना बहुत ही बेहतरीन सौदा है किसी भी कस्टमर के लिए। तो गारंटी और रिटर्न, हायर रिटर्न, ये 2 चीजें हैं कुलजीत जी, जो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात हमारे प्रोडक्ट की वो है कि गारंटी आपके आज के इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, सिर्फ आज के इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, नॉट ओनली ऑन टुडेज इन्वेस्टमेंट, बट आपके फ्यूचर जो आप आगे देने वाले प्रीमियम है, आपके फ्यूचर के जो इन्वेस्टमेंट है आप जो करने वाले हैं, उस पे भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। वो लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। और अगले 3 साल तक, जैसे मैंने बताया, दुनिया की ज्यादातर सभी सेंट्रल बैंक्स ने बोला है कि अगले 3 साल तक हम इंटरेस्ट रेट चेंज करने की सोच को हम सोचेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब है लोगों को पता है कि आगे जाके भी इंटरेस्ट रेट इतना नहीं बढ़ने वाला है। तो उनको अगर यहाँ दिख रहा है कि 5.5-6% मिल रहा है, करेंसी फ्लक्चुएशन हो या नहीं हो, जैसा भी है, फिर भी उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो ये एक प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जो लोग खरीद रहे हैं। दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो लोग खरीद रहे हैं वो है इक्विटी। ये आपका फ्लेक्सी वेल्थ प्लान और प्लेटिनम वेल्थ प्लान, दोनों दोनों इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली PWP FWP दोनों प्रोडक्ट बिक रहे हैं हमारे, अच्छे खासे बिक रहे हैं।
26%, सॉरी 18%। इस साल हमारा थोड़ा कम हुआ यूलिप, 18%, फिर भी बहुत बेहतरीन परसेंटेज है। एजेंसी के कंपैरिजन करेंगे तो 18% हमारा यूलिप पे भी आ रहा है। तो यूलिप में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग? बाहर रहने वाले लोग, आपने कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो रिस्क को समझते हैं, इक्विटी को समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और वो देखते हैं कि इक्विटी मार्केट आपको रिटर्न अच्छा देगा लॉन्ग टर्म में। तो आप ये देखेंगे इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो बाहर के मार्केट से कई ज्यादा रिटर्न दे रहा है और दे रहा था पास्ट में। 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का आप डेटा निकाल के देखें, आपको साफ साफ नजर आएगा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूं। आपको इसका आंसर दिखेगा। आप देखेंगे ये हमने इक्विटी रिटर्न्स, ये हमने डेटा निकाला है बहुत सारे वेबसाइट्स जो बाहर की कंट्रीज के इक्विटी मार्केट से, उनकी वेबसाइट से हमने देखा। इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी, आप कुछ भी ले लीजिए, यूके का फुटसी, FTSE बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में फुटसी बोलते हैं। यूएसए का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, डाउ जोन्स है, S&P 100 है, जापान का निक्केई 225 है, हांगकांग का हैंगसेंग है, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स है। ये दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी मार्केट्स हैं। आप देखें 15 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने करीब करीब 13% का रिटर्न दिया है, और उसी दौरान आप देखेंगे बाकी सब कंट्रीज में 3, 4, 6.5, 6.5, 5, 4.5, 3 ये परसेंट का रिटर्न है। आप देखेंगे डिफरेंस 1-2% का नहीं है, 2 गुना, 3 गुने, 4 गुने का फर्क है। 20 साल का अगर डेटा देखेंगे तो इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है उसने 11% रिटर्न दिया है, और बाकी मार्केट देखिए 0.5, 3.5, 4.5, 4, 1.25%, 2.5%, 1.25%, 1%, 2% का फर्क नहीं है, करीब 3 गुना से लेकर 10 गुने तक का फर्क है। तो लोग इक्विटी मार्केट, इंडिया के इक्विटी मार्केट को समझते हैं, और ना ही लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए, CLSA दे लीजिए, आप नाम लीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच है, आप नाम लीजिए फंड मैनेजर्स का, वो सब पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक इंसान भी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है तो ये कारण भी है जिसके कारण लोग इक्विटी, इंडिया की इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और खासकर यूलिप में भी इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बट इंडिया की यूलिप में बहुत बेहतर है, क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूलिप बेहतर प्रोडक्ट रहेगा उनके लिए। इंडिया कस्टमर्स का तो डिफरेंट है, NRIs का एक अलग चीज है, क्योंकि उनको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है इंडिया में भी और फॉरेन कंट्री में भी, और अगर वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे बीच बीच में तो उनको मुश्किल होगी। यूलिप के अंदर स्विचिंग अवेलेबल है, आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है स्विचिंग जब आप करेंगे। और कुछ आपके, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो आपको कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी होते हैं, थोड़ा टिपिकल वर्ड है, बट डिस्क्लोजर्स भी आपको करने पड़ते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अगर आपने फॉरेन कंट्री के म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो। याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस नहीं। सो लाइफ इंश्योरेंस में आपकी डिस्क्लोजर नॉर्म्स कम हो जाते हैं, इसलिए वो एक बेहतर चॉइस है देन म्यूचुअल फंड। सो ये कारण से ये 2 प्रोडक्ट हमारे को ज्यादा आते हैं कुलजीत जी, जिसमें लोग ये परचेज करते हैं। आपको इसका आंसर मिला कुलजीत जी? हाँ जी सर, थैंक यू, क्लैरिफाइड, थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक यू। वर्षा जी, आपने अपना अपना हैंड रेस किया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहती, जैसे कि अभी आपने बताया था इन्फ्लेशन रेट जो हमारे यहाँ का है वो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे एक NRI कस्टमर थे जिनसे अर्पित सर बात चल रही थी, अर्पित सर की, बट सर वो यहीं पे आके वो कॉल रुक गई है, तो अब मैं उस कॉल को दोबारा से कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? क्या क्वेश्चन है सर? एक्चुअली जो ये कॉल चल रही थी मेरी, वो ये चल रही थी, NRI थे सर, NRI है वहां पर, अमेरिका से है और रिलेटिव ही है सर, बट उनके वहां पर आके ये इस टाइम पे रुक गई थी कॉल कि यहाँ पर जो है आपके रुपीस और डॉलर की जो आपने बताया
कि इन्फ्लेक्शन चलता रहता है, तो उस पे आके उन्होंने रोक दी थी कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वहां पर क्यों करूं, क्योंकि मुझे वहां पे तो लॉस होगा। आज उसका आप देख रहे हो कि हर साल पैसा वो घटता जा रहा है, उसकी जो वो रेट है वो घटता वैल्यू है, जा रहा समझ है, गया मैं, वैल्यू समझ घटती गया जा क्वेश्चन रही है। आपका। और बिल्कुल, अब कौन देखिए कह ये सकता है क्वेश्चन कि आएगा आने वाले टाइम पर वर्षा जी। बढ़ेगा ही। वर्षा जी, बढ़ने की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया जी रुपी सर। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो भगवान मालिक है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन पिछले 20 सालों से 15 सालों से हम देख रहे हैं, 20 साल क्या 40 सालों से देख रहे हैं कि इंडिया का रुपया कमजोर हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। हमें जी ये नहीं बोलना कि इंडिया का रुपी बढ़ रहा है, हमें बोलना कि जी इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ पैसा गारंटी में लगाना चाहते हैं, गारंटी में लगाना चाहते हैं, तो जी सर। आपके पास ऑप्शन यूएसए में नहीं है। तो क्या आप सारा पैसा इक्विटी में लगाएंगे? हो सकता है, लेकिन कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कई बार, ऑल योर एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट, करेक्ट? जी सर। आपने सुना होगा, या सर। सारा पैसा एक जगह नहीं होना चाहिए, हाँ, अलग नहीं अलग नहीं, जगह होना चाहिए, बिल्कुल सर। ताकि रिस्क मैनेज हो जाए। तो जी इक्विटी इज अ सर। वेरी गुड प्रोडक्ट। इक्विटी यूएस में भी बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, 10% 20% मिल रहा है, वहां पर भी डेफिनेटली मिल रहा है, क्योंकि इक्विटी जी मार्केट सब जगह बेहतर है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि लोगों के पास, दुनिया में लोगों के पास जितने पैसे थे उसके 4 गुना पैसे अलग से आए हैं पिछले 6 महीने में। तो उस जी पैसे का सर। क्या करेंगे? वो पैसा गारंटी में नहीं लगाएंगे, अब वो इक्विटी में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे। तो जी इक्विटी में जब लोगों ने पैसे भर भर के लगाए तो इक्विटी मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा ना। इसी जी कारण सर। से हर कंट्री का इक्विटी मार्केट ऊपर गया है, हर कंट्री का, जी विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई जी उसका एक्सेप्शन ही नहीं है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे बोलिए कि इक्विटी में आप सारा पैसा इन्वेस्ट करें। है, हो सकता है डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ पैसा आपको गारंटी में भी लगाना चाहिए? जी सर। मे बी 5%, 10%, वॉट एवर, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना लगाना चाहते हैं। क्या वो 5-10% आपको लगाना चाहिए गारंटी में? तो गारंटी में आपके पास ऑप्शन क्या है यूएस के अंदर? जी सर। सर मैंने उन्हें यही आपके सेम पास कहा गारंटी था। में नहीं है। जी, मैंने सेम यही कहा था उनसे, और मैंने उन्हें कहा था कि जैसे कि आप वहां पर हैं, मैंने मान लिया कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, आपको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, बट वहां पे आपको एक लाइफ कवर नहीं मिल रहा, एक आपकी पैसे की गारंटी नहीं है। तो मैंने उन्हें 2-3 चीजें काउंट करवाई थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर उनसे ये भी कहा कि हमारा दोबारा एनआरआई सेशन होगा तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिएगा। तो वो कह बिल्कुल रहे थे करिएगा, ठीक है, आप मुझे लिंक भेजिएगा, मैं उसको जरूर ज्वाइन करूंगा। तो सर जो भी बिल्कुल नेक्स्ट, कराइएगा, बहुत जरूरी है। जो भी नेक्स्ट श्योरली, सेशन होगा मैं तो आपको प्लीज वो बताऊंगा। मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। अर्पित, अगर आप चैट बॉक्स देख पा रहे हैं तो मेरे को क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो हमको आंसर देना चाहिए। सर एक अभी कोई क्वेश्चन आया सर, हाउ टू फेस द ऑब्जेक्शन ऑफ ट्रस्ट एज सम एनआरआई डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ मैक्स लाइफ कंपेयर्ड टू एसबीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई अंडरस्टूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपने पूछा। एनआरआईज प्रोडक्ट के पहले 2 चीजें देखते हैं। पहला, ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके ऑब्जेक्शंस जो आपने अभी सुने थे। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना उनको मैक्स लाइफ के बारे में पता, ना उनको एसबीआई के बारे में पता। एसबीआई सुना होगा उन्होंने, कभी एचडीएफसी सुना होगा, आईसीआईसीआई ने सुना होगा, मैक्स के बारे में नहीं सुना, करेक्ट? सिर्फ वो आपको जानते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, और एनआरआईज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मैक्स लाइफ का ऑफिस नहीं देखा, उन्होंने मैक्स लाइफ के बारे में नहीं सुना। हमने जो टीवी में ऐड दिया, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ में टाई अप किया, उनको कोई लेना देना ही नहीं उनसे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कॉल जो भी आप मीटिंग शुरू करें, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करिए। अगर आपने मेरा कोई कस्टमर वेबिनार सुना होगा, कभी अटेंड करा होगा, आपने सुना होगा पहले 15 मिनट हम मैक्स लाइफ के बारे में बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कंपनी कैसी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो बहुत ज़रूरी है उनको बताना।
अगर वो नहीं बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी बढ़िया हो, उनको ट्रस्ट नहीं आएगा और वो पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए आपको यूज करना चाहिए 3-4 पॉइंट्स यूज करना चाहिए। आपका ट्रस्ट फोल्डर आपने श्योर आपके ट्रेनर ने दिया होगा जी। मैक्स लाइफ कितनी पुरानी कंपनी है, 20 साल हो गए, हम कितने एसेट अंडर मैनेजमेंट है हमारे पास, कितने कस्टमर्स हमारे पास, 40 लाख कस्टमर हमारे पास हैं, जिनका पैसा 70,000 करोड़ रुपए हमारे पास है, 10 लाख करोड़ का हमने समय श्योर दिया है, इंश्योरेंस वैल्यू दिया है हमने। हमारा डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 1 साल नहीं, पिछले 5 साल से हम नंबर 1 रहे हैं, 99.22 इस साल है, जो कि 100 के बिल्कुल नियर है। तो ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। हमारे कितने ऑफिसेज हैं, हम डिजिटली कैसे प्रेजेंट हैं, हमने एनआरआईज को क्या क्या बेनिफिट दिए गए जो किसी कंपनी ने दिए। आपने सुना होगा, आपने देखा, आप बोल रहे हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बजाज और ये सब कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी है। अगर ये अच्छी है एसबीआई, तो क्या उन्होंने एनआरआईज को वो बेनिफिट दिए जो मैक्स लाइफ देती है? जी नहीं। जैसे कि एसबीआई में आज भी जीएसटी वेवर नहीं होता, जीएसटी वेवर नहीं होता। फॉरेन रिपैट्रिएशन एसबीआई करती है? बिल्कुल नहीं करती। एसबीआई लाइफ आपको फॉरेन कंट्री में पैसे नहीं भेजती, फॉरेन कंट्री में सिर्फ मैक्स लाइफ भेजती है। ना एचडीएफसी भेजती है, ना आईसीआईसीआई भेजती है, ना एसबीआई भेजती है, ना और कोई कंपनी भेजती है। सिर्फ और सिर्फ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है, अगर आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया तो हम भी आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं अगर आप मांगेंगे तो। सिर्फ मैक्स लाइफ है और कोई कंपनी नहीं है। ये सब बेनिफिट्स हैं जो हम मैक्स लाइफ देती है अपने एनआरआई कस्टमर्स को। ये ट्रस्ट बिल्डिंग चीजें हैं जो आपको बोलनी चाहिए, सबसे पहले बोलना चाहिए। या सो दैट्स द आंसर। So there is one more question. If somebody is residing in Nepal, Bhutan, Burma, what are the investment options available for them? So अगर एक इंडियन नेपाल में, भूटान में या बर्मा में रहते हैं, बर्मा मतलब म्यांमार, तो कुछ कंट्रीज है जो हम जिनको इंश्योरेंस दे सकते हैं, कुछ कंट्रीज है जिसमें हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि नेपाल में हम देते हैं या नहीं देते हैं। नेपाल में जहां तक मेरे को याद है हम लोग देते हैं विद लोडिंग, करंट सिचुएशन के हिसाब से लोडिंग में भी देते हैं। बर्मा में हम नहीं देते हैं जहां तक मेरे को याद है, बट हम आपको लिस्ट शेयर करेंगे जिसमें हम देते हैं और हम जिस कंट्रीज में लिस्ट नहीं देते हैं। वहां पर भी ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सिमिलर है, लेकिन एज अ कंट्री इंडिया इज मच बेटर आई थिंक फॉर देम टू इन्वेस्ट। आई रिमेम्बर बर्मा से हमारे एक बड़े कंपनी के सीईओ हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट किया था उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में, एंड वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर बात करेंगे, नेपाल में कई इंडियंस हैं जो वहां पर रहते हैं, आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है हमारे साथ इन्वेस्ट करने का। कुलजीत जी आपके पास एक और क्वेश्चन है, आई थिंक आपने अपना हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट करिए। I was just requesting कि ये आप मेन ऑब्जेक्शन जो आ रहा है बार बार और वो हम भी फेस कर रहे हैं when we are talking to NRIs, basically on that rupee devaluation, ये मतलब सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही आता है। प्लान एंड अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, बट सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है। इसके लिए अगर आप एक कुछ वर्किंग करके हमको एक सिंगल पेज में जस्ट एज ए एग्जाम्पल विद यूएस डॉलर, बिकॉज डॉलर करेंसी वर्ल्ड वाइड है सब जगह, तो अगर आप उसका एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर एक प्लान का हम एग्जाम्पल लें जैसे SWP या AWP जिसमें 10 पे है और उसके अंदर एक फिक्स मैच्योरिटी है लाइक 10/15 फॉर एग्जांपल SWP लमसम, और उसके अंदर कस्टमर हर साल 10-10 लाख रुपया भर रहा है, और हमारे डॉलर का रेट अगर हम लेते हैं उसको थोड़ा बैकवर्ड वर्किंग करते हैं ना, म्यूचुअल फंड में बैक ट्रैकिंग होता है, तो अगर मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, बिल्कुल, वो बताते हैं कि 10 साल पहले 65 था, अब ये 75 हो गया, तो आपने हर साल प्रीमियम भी कम भरा है क्योंकि आपका रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर ऊपर गया, तो डॉलर टर्म्स में आपने कम भरा है, तो जो मैच्योरिटी आ रही है उसके सामने कंपैरिजन करके अगर दिखा सकते हैं एक सिंगल शीट में, so that will be really beneficial. अगर somebody has started this plan in suppose 2010 and has paid for 10 years 2020 और अब मैच्योरिटी आएगी उसकी 10 साल बाद या 15 साल बाद, तो क्या सिनेरियो होगा और उसका रुपी डिवैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, कैसा इम्पैक्ट दिखेगा, सो दैट विल बी रियली नाइस। बिल्कुल समझ गया आपकी बात, बिल्कुल बन जाएगा सर। आपने जो बोला आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है।
हम बिल्कुल बनाएंगे, आपको भेजेंगे सर। मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कभी हमारे कभी पास वो है एक्सप्लेनेशन रेडी। में क्या होता है, जूम में या फोन कॉल पे वो बात कम्युनिकेट नहीं हो पाती, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। अगर वो सामने एक करेक्ट। पिक्चर होगा या एक वर्किंग होगी जो एक्चुअल, बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिकल गेम, रूपी डिवैल्यूएशन, यस, तो ये ये नंबर है। नंबर्स अगर अब करेक्ट। हम सामने उसके सामने ब्लैक एंड व्हाइट रख देंगे और आप कोई वेबसाइट से उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, कोई भी इंडिपेंडेंट वेबसाइट से आप ऑथेंटिकेट कर देंगे पिछले 15-20 साल का रूपी का क्या वैल्यू था, वो साथ में अटैच करना जरूरी है। तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा एक एनआरआई को कन्विंस करने में, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने में, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम आपको बिल्कुल भेजेंगे सर, सबको भेजेंगे। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत वैलिड पॉइंट है सर। थैंक यू। You will see the अब एक और figures of क्वेश्चन है। हाँ। sales figures will boost in by Christmas. मतलब अब दिवाली क्रिसमस सर, तक अभी आप तो बोलेंगे अभी बम अभी फोड़ने। बस करो, अभी बहुत एनआरआई का बिजनेस हो गया, अभी 8 दिन छुट्टी करते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुलजीत जी और आप सब लोगों को। मैंने आप लोगों को डेटा बताया था कि हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन शायद दिमाग से निकल गया। ये आपको हमने इस महीने का लास्ट ईयर का डेटा दिखाया था, इस साल का भी डेटा दिखाया ग्रीन कलर का। अभी नवंबर मंथ है, आपने देखा नवंबर मंथ है। लास्ट ईयर हमने किया था 3 करोड़ एज एन एजेंसी। इस साल आज हुआ है 9 तारीख, 7 तारीख तक, 7 तारीख तक हमारे पास अंडर राइटिंग के अंदर ही 3 करोड़ रुपए का प्रीमियम पड़ा हुआ है फॉर अंडर राइटिंग। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में है। आप समझिए किस तरीके से बिजनेस हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब लोगों से, इस बिजनेस को देखिए क्या ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसको देखकर आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप प्रेरित होंगे कि आप लोगों को भी अपने एनआरआई कस्टमर से बात करनी चाहिए, और उनसे 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 रिक्वेस्ट करना चाहिए टाइम का, ताकि आप उनसे डिस्कस कर सकें। एक दो और क्वेश्चन थे कि मैं आपसे लूंगा क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास लिस्ट है तो हम उनको कैसे अप्रोच करें। बहुत अच्छा पॉइंट है, कैसे अप्रोच करें उसका एक आंसर सिंपल है। 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके डिजिटल है। पहला व्हाट्सएप। अर्पित कपूर ने यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप का मैसेज देखा है, हम आपको फिर से आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भिजवाएंगे। व्हाट्सएप एक शॉर्ट एंड सिंपल व्हाट्सएप मैसेज जो हम आपको भेजेंगे, आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा ईमेल, ईमेल पे भेजिए, उनको एक ईमेल भी भेजिए, हमारे पास वो ईमेल भी बनी हुई है, हम आपको ईमेल भी भेजेंगे। तीसरा फोन कॉल, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अगर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और उनसे आप टाइम दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इन तीनों का, व्हाट्सएप हो, ईमेल हो या फोन कॉल हो, तीनों का एक ही पर्पस है टाइम लेने का। टाइम लेने का, ताकि हम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक, या अगर ज़्यादा टाइम मिले तो ज़्यादा टाइम तक उनसे हम टाइम लें, ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें इस बारे में कि इंडिया में और इंश्योरेंस में मैक्स लाइफ के थ्रू इन्वेस्ट करने में क्या फ़ायदे हैं। ये तरीका है आप उनको अप्रोच कर सकें। एक और क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ 60 प्लस बिफोर वी एंड दिस कॉल इज, सॉरी अर्पित बताइए। सर एक क्वेश्चन है कि 60 प्लस एज के लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं, व्हाट वी कैन गिव। 60 प्लस एज के लिए तो प्रोडक्ट 2 है। पहला, आप उनको खुद जिलिप दीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा जो कई लोग करते हैं वो है उनके खुद के बेटे या पोता पोती, है ना, बेटा बेटी और पोता पोती, उनके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। सो कई होते हैं, कई इंडियंस हैं, बाय द वे इंडिया में भी हैं ऐसे ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, जो अपने बेटे बेटी या पोता पोती या उनके जो बेटी के नाती दोहते जिसको बोलते हैं, उनके लिए पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं एज अ प्रोपोजर। वो प्रपोज करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनके नाम पे करते हैं। तो ये एक तरीका है जिनके द्वारा, जो वो एक बेहतर तरीका है। और अगर वो खुद के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है गारंटीड लाइफ टाइम इनकम प्लान, जीलिप एन्युटी प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन है मैं देख रहा था, वो है कंपैरिजन विद यूएसए म्यूचुअल फंड। सर ये मैंने आपको बताया, देखिए यूएसए में, इंडिया में ही करीब मेरे ख्याल से 1000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी या ज़्यादा होंगी मेरे ख्याल से। यूएसए में आप काउंट नहीं कर सकते उतनी म्यूचुअल फंड्स हैं। कंपनीज
इतनी सारी है, उनके हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, स्कीम्स हैं, कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि किस कंपनी से कंपेयर करें वो एक पॉइंट है। अगर आपको फिर भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना है, अगर आप नाम दे दें तो हम डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें, डेटा जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, सब जगह अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। कंपैरिजन अगर आपको हमने बताया जो वो मार्केट का कंपैरिजन। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो इस मार्केट को या तो बीट करेगा या उसके इक्विवेलेंट काइंड ऑफ रिटर्न देगा, यही होता है, राइट? इतना ही डिफरेंस होता है। इंडिया का भी वही है, अगर कोई मार्केट 6% का रिटर्न दे रहा है पिछले 20 सालों में, तो एक म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देगा? मेरे ख्याल से 7%, मे बी 8%, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। और एक मार्केट जो 13% का रिटर्न दे रहा है, उसका म्यूचुअल फंड खराब भी हुआ या लाइफ इंश्योरेंस यूलिप खराब भी हुआ तो कितना खराब हुआ? 13 में से 3%, 10%, फर्क फिर भी बहुत ज्यादा है। सो ये एक कॉमन थिंग है जो आपको समझना चाहिए। अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको कंपेरिजन करना है तो डेफिनेटली अगर आप नाम बताएंगे तो हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है जो हमने देखा। एक और क्वेश्चन है कि गल्फ से कोई व्यक्ति है जो 25 लाख का टर्म प्लान लेना चाहते हैं, वो सब है, समझता हूं मैं सर। अभी टर्म प्लान बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, आप समझिए दो चीजें हैं, टर्म प्लान और बाकी प्लान्स। बाकी सारे प्लान्स एक कस्टमर इंडिया में आके या इंडिया के बाहर जैसे भी हो वो ले सकते हैं, उनको इंडिया आने की जरूरत नहीं है। लेकिन टर्म प्लान में एक रेस्ट्रिक्शन है, वो भी करंट सिचुएशन को देखकर रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अभी कोविड का इशू बहुत ज़्यादा गहरा गया है। इंडिया में तो है, बट बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा यूरोप में लॉकडाउन्स फिर से शुरू हो गए। आपने सुना होगा यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था अभी, इसलिए वहाँ पर खुला हुआ था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आए हुए हैं। तो सिचुएशन, और वहाँ पे डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में जितनी अभी डेथ हुई हैं उतनी और हो जाएंगी यूएसए के अंदर, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए टर्म प्लान में हम कुछ कंट्रीज को ही अलाउ करते हैं, और वो भी तभी अलाउ करेंगे जब वो अभी इंडिया में अवेलेबल हैं कस्टमर। जैसे कि कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, जैसे कि दुबई, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज के, और कुछ ऐसी कंट्रीज जो कोरोना वायरस से कम इफेक्टेड है, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग। ऐसी कंट्रीज के अगर रहने वाले लोग हैं तो वो लोग अगर इंडिया में अभी हैं तो टर्म प्लान ले सकते हैं, बाकी टर्म प्लान हम नहीं दे पा रहे अभी। सो ये एक सिचुएशन है। सो आई थिंक वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन आया है अभी, आई डोंट नो नेम, किसी व्यक्ति का क्वेश्चन है कि अगर एक एनआरआई जीलिप ले रहे हैं तो उनको लिविंग प्रूफ मैक्स लाइफ को कैसे देना पड़ेगा? ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन देना पड़ेगा सर। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कुरियर करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप एनआरआई डेस्क को भेज सकते हैं, एनआरआई हेल्प डेस्क को भेज सकते हैं, सर्विस हेल्प डेस्क को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप की भी एक सुविधा दी है अपने एनआरआई कस्टमर को कि उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप, एक व्हाट्सएप नंबर है मैक्स लाइफ का, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने रजिस्टर्ड नंबर से व्हाट्सएप करिए, आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप वो वन टाइम पासवर्ड भी एंटर करिए, फिर आप जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जिस व्यक्ति को जा रहा है, वो व्यक्ति चाहे वो उस वक्त रात हो रही हो इंडिया में या सुबह हो रही हो, वो व्यक्ति वहां पर रहेगा, व्हाट्सएप पे आंसर करेगा। ये फैसिलिटी हमने एनआरआई कस्टमर्स को दी हुई है। सो वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं अपने प्रूफ ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट, वो अपने डॉक्टर से करा सकते हैं, एम्बेसी जा सकते हैं। बाय द वे हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम प्रूफ ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट इंडियंस और एनआरआईज दोनों के लिए कैसे एक डिजिटली बना सके, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो उस पर वर्क चल रहा है। वी विल कम बैक टू ऑन दिस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कॉल पे आए और आपने बात करी। वीडियोस भी हम भेजेंगे, ये वीडियो का भी लिंक भेजेंगे, एमबडी पे आप देखिए। हम आपको एनआरआई का एक वीडियो भी भेजेंगे कुछ टाइम में, मेरे ख्याल से कल हम आपको एक वीडियो भेजेंगे जो एनआरआईज के लिए है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना है, आप उसको देखिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एक हमने आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं जो आप
यूज कर सकते हैं अपने एनआरआई कस्टमर्स से. सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड. थैंक यू सो मच. आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, 2 घंटा दिया. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमने समराइज किया था कि अपना लिस्ट बनाइए, कस्टमर्स को कॉल करिए, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड सक्सेस. थैंक यू सो मच. अर्पित, अगर आप इस चैट को सेव कर सकते हैं क्या? सर मेरे पास हो नहीं रही है, मैं कर तो रहा तो कोशिश, लेकिन हो नहीं रही है. थैंक यू सर. ये रिकॉर्डिंग अर्पित ने करी, आपने करी है क्या, या किसी और ने करी है? श्वेतव रिकॉर्डिंग को आप बंद कर सकते हैं. अच्छा, कोई बात नहीं. श्वेतव को एक बार फोन लगाए, चैट को सेव कर सकता है वो.